एवरीबॉडी। इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स वर्ल्ड यूनिट 1 का सबसे पहला चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स। और इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं, जैसे कि न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं फ्रॉम सीड्स, रूट्स, लीव्स एंड स्पोर्स। एंड दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है एग्रीकल्चर। इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर हमारा 40 मिनट्स के अंदर अंदर ही या 40 मिनट्स तक ही लिमिटेड रहे, उससे ज़्यादा ना हो। उसके लिए मुझे अभी से वीडियो को स्टार्ट करना होगा। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या फिर कमेंट उसमें कर दिया होगा। कमेंट तो आप नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आपने पूरे वीडियो देखा नहीं है, बट आई होप आपने लाइक कर दिया होगा या सब्सक्राइब कर दिया होगा। ओके, थैंक यू। तो चैप्टर को बिगिन करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द इंट्रोडक्शन इज़ नथिंग लाइक नए प्लांट्स जो हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। सो प्लांट्स क्या होते हैं? कुछ नहीं है, प्लांट्स बस नेचुरली ग्रो होते हैं और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, राइट? वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लासेस अबाउट दैम, राइट? सो प्लांट्स ग्रो कैसे होते हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नए प्लांट्स ग्रो होते हैं किससे? सीड से। ऑफ कोर्स सीड से ग्रो होते हैं, बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड्स के द्वारा, मतलब सीड्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास सीड्स नहीं होते, राइट? तो वो कैसे ग्रो करते हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट वेज में, किस डिफरेंट वेज में प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें ग्रो होना पड़ेगा, उन्हें मैच्योर होना पड़ेगा, राइट? तो कैसे होता है वो पूरा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। कैसे सीड से नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। सो पहले हम लोग बताएंगे आपको, वैसे आपके बुक में पेज नंबर 8 में आई थिंक एक बीन सीड का पिक्चर भी दिया हुआ है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट आई विल टेलिंग। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो न्यू प्लांट्स कैसे सीड से ग्रो होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें सीड्स पाए जाते हैं, राइट? तो नए प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं उन्हीं सीड से। और एक एक्टिविटी भी होगा, आप उसे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से और इसके बारे में समझ आएगा, ठीक है? इस एक्टिविटी में कुछ भी है नहीं, आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं एक सीड कोट की। सीड कोट क्या होता है? तो सीड कोट बेसिकली आउटर कवरिंग जो होता है सीड का, उसे हम लोग सीड कोट कहते हैं, ठीक है? कोट से नाम पता चला है कि बाहरी हिस्सा, राइट? सीड कोट जो होता है वो बाहर का कवरिंग होता है, ठीक है? किसका कवरिंग होता है? लीफ का, सॉरी, सीड का कवरिंग होता है, ठीक है? ये सीड कोट जो है वो प्रोटेक्ट करता है सीड को एंड उसके बेबी को, जो कि प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ठीक है? अब उसमें कुछ हीलियम भी होता है। हीलियम क्या होता है? तो एक टाइनी सा ओपनिंग होता है जो कि सीड कोट में प्रेजेंट होता है, एक टाइनी सा ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड हीलियम, ओके? थ्रू विच सीड इज़ एबल टू absorb whatever water you are giving to it, ठीक है? उसके अंदर उसके अंदर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। किसके अंदर? सीड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, सीड कोट के अंदर एक जो कि सीड कोट जो है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है? जो स्ट्रक्चर सीड का है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि सीड कोट जो है उसे दो हिस्सों में, दो हाफ्स में बांटा गया है। जो भी हाफ्स होते हैं, ईच हाफ्स इज कॉल्ड एज, यू कैन वेदर टेल इट एज अ सीड लीव और कॉटिलेडन, आप दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, ठीक है? और है एम्ब्रॉयो। तो एम्ब्रॉयो क्या होता है? तो जो लीव्स होते हैं वो स्टोर करते हैं कुछ फूड्स, राइट? जो वो फूड्स कलेक्ट करके स्टोर करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, दैट इज ओनली कॉल्ड एज एम्ब्रॉयो, ठीक है? अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए दैट कंटेन 2 cotyledons, they are peas, pulses and beans, and the seeds which contain 1 cotyledon also you can say, seed leaf also you can say. So the examples are maize, rice, wheat, etc. okay, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जर्मिनेशन। तो हमारे सीड को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, लाइट, वार्मथ एंड एयर इट नीडेड, राइट, टू ग्रो द सीड
into a new plant, right? So ये जो process होता है उसे हम लोग germination कहते हैं. एक और बात, the process in which a new plant grows from a seed is called germination. हमारा next part रहेगा stages of germination. तो स्टेजेस आप एक बार गो थ्रू कर लो. इसमें मैंने एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से जर्मिनेशन होता है. पहले स्टेज में एक सीड है, दूसरे स्टेज में सीड्स जो है वो थोड़ा डेवलप्ड लग रहा है, तीसरे स्टेज में वो और ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड हो चुका है, फोर्थ स्टेज में यू विल सी इट इज़ मोर डेवलप्ड एंड ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, आप इस स्टेजेस को फॉलो करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा. यही जो मैंने शॉर्ट में बताया है यही इसमें लिखा हुआ है. मैं इस पीडीएफ या फिर स्लाइड को आपको गूगल ड्राइव के थ्रू एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं. आपके पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने बहुत शॉर्ट बना के बारीकी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें लिखा है. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ये आपको नोट्स की तरह हेल्प करेगा या फिर अलग तरीके से, जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा. नेक्स्ट कम्स डिस्पर्जल ऑफ विंड्स. डिस्पर्जल मतलब क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं फिर से बता देती हूँ. तो एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूसरे जगह पे चला जाता है for the process of doing the germination, which is called dispersal of seeds. Again, the process in which seeds are scattered far away from the parent plant to obtain suitable conditions for germination is only called as dispersal of seeds. नेचर के द्वारा सीड डिस्पर्सल जो है वो डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा कराए जाते हैं. ये एजेंट्स कोई इंसान नहीं होते, ये एजेंट्स जो हैं वो नेचुरली बने हुए होते हैं. जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया एंड एनिमल्स हो गया. दे आर बेसिकली कॉल्ड एज टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. तो इन्हीं के एजेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो डिस्पर्सल ऑफ विंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे. कुछ सीड्स के पास बहुत ही कुछ सीड्स जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और उनके पास हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, हेयरी और यू कैन से विंग शेप्स सीड्स होते हैं जो कि आसानी से हवा में ब्लो कर पाते हैं, विंड में ब्लो कर पाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे विंड के थ्रू पहुंच जाते हैं. और वही सीड्स जो है वो आगे जाके कहीं ज़मीन पे ऑफकोर्स गिरते हैं तो वहाँ पे आगे चल के वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, तो यही होता है डिस्पर्सल ऑफ विंड्स, डिस्पर्सल बाय विंड्स में. देन कम्स डिस्पर्सल बाय वाटर. डिस्पर्सल बाय वाटर, कुछ सीड्स होते हैं कुछ फ्रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से फ्रूट्स हम लोग खा चुके हैं आज तक. सो फ्रूट्स के बारे में हम लोग जानते हैं. तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो वाटर प्रूफ कवरिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत लाइट होते हैं. फ्रूट्स जो वो बहुत लाइट होते हैं, वो आसानी से वाटर में फ़्लो कर पाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं. अगर एग्जांपल देखें तो एक कोकोनट जो है वो बहुत ही हैवी सीड है बट इट कैन फ्लोट इन वाटर. ओके, एंड द सीड्स आल्सो इट कंटेन is covered with a spongy layer by fiber filled with air. So it is also an example of seed which can disperse by water. और अगर एग्जाम्पल्स हम लोग ढूंढेंगे तो बहुत से, जैसे लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, फॉक्स ग्लोब हो गया. बुक में पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, आप गो थ्रू करिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स जो हैं, तो एनिमल्स के द्वारा डिस्पोजल बहुत आसानी से हो जाता है. जैसे कि मैं बता देती हूँ कि कुछ सीड्स होते हैं जिनके पास एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से वो कुछ एनिमल्स के फर पे या स्किन पे स्टिक हो जाते हैं. उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, स्टिकी सब्सटेंस होते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो एनिमल्स के फर पे या एनिमल के स्किन से अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट, राइट. तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से प्लांट का डिस्पर्सल हो रहा है ऑफ सीड, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सीड जा रहा है फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्रूट्स खा के सीड्स को गिरा देते हैं कहीं भी, राइट. तो उस सीड से भी, उस पर्टिकुलर सीड से भी
एक तरीके का बहुत हेल्प हो जाता है कि वो सीड जो है वो बाद में ग्रो हो जाता है और एक न्यू प्लांट बन के रेडी हो जाता है। सो इसीलिए एनिमल्स जो हैं वो भी एक डिस्पर्जर, मतलब वो भी एक एजेंट कहलाते हैं और वो भी इस डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूँ प्लांट के, तो प्लांट के एग्जाम्पल्स हो गए कॉकलेबर, मिसलेटोई, बेरीज। ठीक है, अब आते हैं हमारे फोर्थ वाले पॉइंट, दैट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। तो इसमें भी कुछ है नहीं खास। इसमें क्या है कि सम ऑफ द सीड्स वेर देयर विच हैव लेदरी कवरिंग and are found inside ponds that explode or split open when exposed to the sun, or when they are dry up, or even when they are touched. Okay, these the examples of these kinds of plants were like pea, gorse, peanut, balsam, and castor. This is what called dispersal of explosion. Next comes our the next topic, न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स। सो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे नया प्लांट ग्रो होता है फ्रॉम रूट्स। रूट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं रूट्स वाले प्लांट्स, जैसे कि रूट्स ऑफ प्लांट्स हम लोग जानते हैं, जैसे कि हो गया स्वीट पोटैटो, कैरट, बीटरूट। वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। सो दीज रूट्स कंटेन स्मॉल बर्ड्स, कुछ स्मॉल बर्ड्स कंटेन करते हैं, from which later new plants grow. Okay, under suitable conditions, these bird roots and shoot under suitable condition these birds roots and shoots form a whole new plant. ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से जो बर्ड है वो डेवलप होके एक न्यू प्लांट बन के रेडी हो जाता है। मीनिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, यू जस्ट गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट आता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। स्टेम के थ्रू कैसे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। बहुत से नेचुरल और आर्टिफिशियल काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं दैट आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम्स ओनली, अबाउट विच वी आर गोइंग टू रीड। सो एक्चुअल में 4 टाइप्स हो गए, 5 टाइप्स हो गए, 5 ऐसे स्टेम्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके बुक में भी वही दिया हुआ है। सो अंडरग्राउंड स्टेम सबसे पहले है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेम के हेल्प से बिलो द ग्राउंड वो निकलते हैं, ये ग्रो होते हैं। सो सच काइंड ऑफ स्टेम्स आर कॉल्ड द अंडरग्राउंड स्टेम्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक पोटैटो, जिंजर और ओनियन। नेक्स्ट कम्स स्टेम कटिंग। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि रोज़ हो गया या बोगनवेलिया हो गया या मनी प्लांट हो गया, उसके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ स्टेम जो होता है वो कंटेन करता है बर्ड, जो कि काट दिया जाता है और सॉइल में चला जाता है, और इसी को हम लोग स्टेम कटिंग बोलते हैं। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग दैट बुक में भी लिखा हुआ है, वो आप एक बार गो थ्रू कीजिए कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि रोज़, या फिर कुछ एग्जांपल हो गया मनी प्लांट हो गया, तो उसका एक पार्ट वो जो कि कंटेन करता है बर्ड, उसे अगर हम लोग काट देते हैं और प्लांट कर देते हैं सॉइल में, तो वो लेटर ऑन डेवलप होके फाइनली ग्रो हो जाता है और एक होल न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस जो प्रोसेस है उसे हम लोग स्टेम कटिंग बोलते हैं। ओके ओके, नाउ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? Grafting is an act of placing a portion of one plant, that is bud or cycon, into on a stem, root or branch of another stalk in such a way that union will be formed and partners will continue to grow. दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और बुक के हिसाब से जो है कुछ पार्ट्स होते हैं स्टेम के जो कि काट लिए जाते हैं स्कियोन और स्टॉक को, ये जो पार्ट होते हैं जो अटैच होते हैं एक दूसरे से, अगर हम लोग इसे कट कर देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द ग्राफ्टिंग पार्ट। नाउ कम्स लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? तो कुछ पोर्शन होते हैं जो कि कवर होते हैं विद सॉइल एंड लेटर ऑन डेवलप्स, राइट, develop roots. After few days it is then cut from the parent plant and grows into an independent plant, that is this method is called as layering. ठीक है, then comes the runners. So runners are the plants
such as strawberries or some other also it can be. I'm taking as examples of strawberry. So plants such as strawberry have horizontal stems that grow near to the ground. So this is basically called the runners. They form root at regular intervals and produce new plants also. Next is new plant from leaves and spores. New plants from leaves and spores. So सबसे बड़ा question होगा, let me go to that question. So in some plants such as Roflum and begonia, new platelets can grow from the well-developed leaves. While these leaves are still attached to the branches, once these platelets develop, they drop out or detach themselves from the parent plant and they grows into a new or moist soil. This is how a leaf is grown. So this is how a soil, a plant is grown from leaves. Okay. If you have still the question like how does new plants grow from leaves, so the answer is given here. Leaves of some plants like Roflum have burrs in the margins. If a leaf of such plant falls on moist soil, each bud can give rise to a new plant, and this is how your answer completes here. Let's come to the next part, that is how the new plants grows from spores. So in some plants such as ferns and mosses, new plants that are grown from special kind of structures which is called as spores. Okay, it can survive for a long period of time in unfavorable condition. These are spores. अगर हम spores की meaning पे जाएं, word meaning पे, so it means the tiny seeds that appear powdery when touched. Okay. एंड एक बहुत ही साइंस इन कॉन्टैक्ट्स यानी कि एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, दैट वन अबाउट विच वी आर गोइंग टू रीड नाउ, दैट इज़ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये बॉक्स दिया हुआ है, दैट इज़ rectangle kind of box. Okay, so around 1/3 of the human population is still involved in agriculture. Now this is how we can be able to see that how much agriculture is important for us, right? So now comes agriculture. So agriculture is what? The plants that are grown in large quantities in a particular area or region at a particular season is called a crop. Crop क्या होता है? तो crop कुछ नहीं है, of course बहुत ही easy term है crop. Crop क्या होता है? एक plant होता है जिसे हम लोग large अधिकतर grow करते हैं कुछ area या कुछ region में at any particular kind of season. ठीक है, that is called as crop. अब आते हैं next point agriculture पे. तो agriculture है nothing but this is the practice of growing plants on large scale for food or other purposes. Okay, so हम लोग different kinds of plants grow करते हैं on a large scale for what? For food and for other kinds of purposes which we have, that is called agriculture. Moving to the next, the various processes involved in agriculture. क्या होते हैं ऐसे प्रोसेसेस जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं? तो एक्चुअली यहाँ पे वेरियस प्रोसेसेस हैं जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, सच एज नंबर 1 वी कैन से प्रिपरेटिंग द सॉइल बाय प्लाविंग द फील्ड. यानी कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि बुलक यूज़ करते हैं या फिर ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, थ्रू विच दे यूज टू प्लाव देयर फील्ड्स, दे यूज टू मेक देयर फील्ड useful for the agriculture, for the farming purpose. Okay, so ploughing turns the soil and lose it for their farming. Next comes the second process, that is adding manure or fertilizers on the soil. यानी कि जब farmers हैं वो crops को grow करने के लिए use करते हैं fertilizers और manure का. When they use it, so actually when the farmers grow crop year after year, the soil becomes less fertile, right? Fertile कम हो जाता है, so the farmers add manure, natural manure or chemical fertilizer to increase the fertility of the soil, right? Third points come, showing health, good quality seeds. Okay, so healthy
seeds are shown either manually in groups made by the farmers while preparing the seeds or through machines called the seed drill. ठीक है, पिक्चर्स बहुत ही अच्छे तरीके से बुक में दिए हुए हैं. आई होप आप देख सकते हैं, पिक्चर बुक में दिए हुए हैं पेज 14 में. नेक्स्ट कम्स इरिगेशन. सो इरिगेशन का मतलब होता है, एक इरिगेशन का दूसरा मीनिंग हम देते हैं वाटरिंग. ओके, सो इरिगेशन ऑफ द लैंड मीन्स वाटरिंग ऑफ द लैंड, यानी कि पानी पहुंचाना लैंड तक. सो वाटरिंग द लैंड रेगुलरली फॉर द क्रॉप टू ग्रो वेल इज कॉल्ड द इरिगेशन. ठीक है, यानी कि अगर आपको अपने लैंड को या क्रॉप को अच्छे तरीके से उगाना है तो आपको इरिगेशन का प्रोसीजर यूज़ करना पड़ता है. तो इस पर्पस इस थिंग को, दैट इज वाटरिंग द रेगुलर वाटरिंग द field at regular intervals for growing the crops properly, well developed crops. For this purpose, this irrigation is used. Okay, modern methods of irrigations are now introduced. They are sprinkler and some others also, like spraying chemicals or something else, but you can say sprinkler is a common kind of irrigation method used nowadays. Next comes protecting the land from weeds and pests. So the farmland is protected by weeds and pests by spraying chemical called weedicides and pesticides. weeds क्या होते हैं और क्या, so actually protecting the land यानी कि हम लोग अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करते हैं. हम लोग नहीं, एक्चुअली फार्मर्स लोग प्रोटेक्ट करते हैं अपनी लैंड को फ्रॉम वीड्स और पेस्ट, जिसके वजह से उनका मतलब वीड्स और पेस्ट जानवर वगैरह हो गए या फिर कोई सॉइल में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं, वीडिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, जिससे जो है उनका सॉइल आसानी से और अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस. Next comes harvesting. So the fully grown crops are cut and collected for use, and this process is called harvesting. Harvesting can be done manually or with the help of machines called harvesters. ठीक है. Storing. Harvested crops जो होते हैं, they are later stored in a dry, well-oriented places that are free from germ and pests are called the storing. ओके, सो दिस इज़ वॉट स्टोरिंग कॉल्ड. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बुक में, दैट इज़ इनसाइड ब्लू बॉक्स, दैट इज़ टू इंक्रीज द फर्टाइलिटी ऑफ द सॉइल फार्मर्स ऑफन प्लांट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड in successive year. The nutrient used by one type of crop is restored by planting the various varieties. This method is called crop rotation. Crop rotation का definition थोड़ा important है for the higher classes, and for the lower classes also it is a bit important. Now, growing plant in a barren lands not only adds to the production of food to meet human needs but also gives as pure air and prevents the soil erosion. ये भी एक बहुत important बात था जो मैंने बताया. Next comes the last portion of this chapter, that is called टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं depending upon the time or year. This is introduced to us. So depending upon the time of the year or the season in which they are grown, crops are of two types: kharif crops and rabi crops. Agar if you want a short definition from me of kharif crop and rabi crop, I will say that crops that are grown in the monsoon season, that is from June to October, is called kharif crop, and the crops that are grown in the winter season, that is from November to April, is called rabi crop. Okay, and difference between जो होते हैं खरीफ क्रॉप और rabi crop के, वो बहुत important होता है. That's why I have given a table, short kind of table, and I am explaining you also. So kharif crops, these crops are shown on the one set of monsoon. ओके, विंटर मानसून के स्टार्टिंग में ही ये खरीफ क्रॉप का होता है. दिस क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज राइस, मेज, ज्वार, बाजरा एंड द मेन खरीफ क्रॉप्स, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन विंटर. खरीफ क्रॉप्स के पूरे डिटेल दिए हुए हैं. देन कम्स रबी क्रॉप्स. सो दीज क्रॉप्स आर शोन ऑन दी वन सेट ऑफ विंटर सीजन एंड दे रिक्वायर मॉडरेट, यानी कि पानी का लेवल थोड़ा नॉर्मल रहे. ठीक है, ना ज़्यादा ना कम. ठीक है, मॉडरेट नॉर्मल रहे. देन व्हीट, barley,
couscous, gram, etc. These are the examples of these kind of crops, and these rabi crops are harvested in summer season. So this is a very important table. This is very important table which will later on, or this exam, for this exam it will help you, definitely it will help you. या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर्स में इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाए या पूछा हो, तो it will definitely going to help you. So this is the end of our whole chapter. मैं 40 मिनट से कम वाला चैलेंज, आई हैव टोल्ड दैट मैं 40 मिनट से कम टाइम में इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को कवर कर लूँगी. सो येस, आई हैव कवर्ड इट, एंड आई होप यू ऑल गाइज लाइक द वीडियो. Okay, and share the video. Please share it and comment whether you have any doubt or any kind of question you have to ask. कोई भी problem हो, you can comment me. Now this chapter I have completed, whole chapter I have really completed. So I hope you liked the video. Thank you all of you for watching my video. This slide I will definitely will give in the description box. Okay, you can go and download from there. Okay, thank you all of you. Thank you.